हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे आप सभी? होपफुली आप सभी लोग बढ़िया होंगे। वीडियो थोड़ा-सा लेट गया क्योंकि कुछ त्रुटि हो चुकी थी माइक्स में और सारे नेटवर्क इश्यूज़ थे। लेकिन होपफुली वीडियो आप लोगों का कंटिन्यू रहेगा। आज बाबू हम लोग प्रश्नावली 1.2 का बाबू 1.2 का पूरा परिचय देखने वाले हैं जिसको हम थ्योरी क्लास कहते हैं। इसमें हम लोग अभाज्य गुणनखंड, एचसीएफ, एलसीएम और अंकगणित का आधारभूत प्रमेय जो है उसका प्रमेय को देखेंगे कहता है क्या है। उसके बाद सब हम लोग एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर पूरा ध्यान देंगे कि इसको कैसे निकाला जाता है, कैसे बनाया जाता है और 1.2 में आने वाले सभी थ्योरी को हम देखेंगे। तो चलिए बाबू स्टार्ट करते हैं। सबसे बाबू पहले हम लोग को जो पढ़ना है उसका नाम है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। देखिए इसका कुछ स्टेटमेंट होता है और कुछ स्टेटमेंट को बाबू बताने से पहले अगर आप लैंग्वेज पढ़िएगा तो थोड़ा-सा आपको टफ लगेगा, लेकिन आप लोग फ़िक्र मत करिएगा। हम उसको एग्ज़ाम्पल से आप लोग को पूरे दिमाग में जैसे मिस्त्री लोग, मज़दूरा लोग क्या करता है कि पूरा एकदम सीमेंट देके उसको फिट कर देता है, वैसे हम आपके दिमाग में फिट कर देंगे। आइए इसको देखते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है तथा यह आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। सबसे पहले बाबू ये बोल रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को भाज्य संख्या जैसे एग्जांपल पे बाबू मैंने एक संख्या ले 48 ठीक है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के घातों के गुणनफल देखिए इसमें ये जो अंकगणित का आधारभूत कहता है वो कहता है कि सबसे पहले आपको कोई भाज्य संख्या लेना है तो मान के चलिए बाबू हम 50 ले लिए ठीक है या 48 ले लिए। बाबू आपको इसको फैक्टर करना है। अगर हम इसका फैक्टर करें बाबू 48 का, तो ये 2 से बाबू 24 हो जाएगा। फिर बाबू 2 से आपका 12 हो जाएगा और फिर बाबू 2 से आपका 6 हो जाएगा। फिर बाबू 2 से आपका 3 हो जाएगा और ये बाबू 3 से फिर आपका 1 हो जाएगा। अब बाबू अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4 यानी 2 को 4 बार गुणा करके लिख सकते हैं बाबू और 1 बार 3 और यहाँ पे देखिए 2 का पावर 2 कितनी बार है? 4 बार है ना बाबू? यानी 2 का पावर 4 और 3 का पावर कुछ भी नहीं तो 1। यही बोल रहा था कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं के अभाज्य संख्या के घातों के रूप में देखिए बाबू ये ऐसे था भाज्य संख्या इसको हम घात के रूप में व्यक्त कर दिए, बहुत बढ़िया। गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक है? उसके बाद यह आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। आने वाला क्रम के बिना मतलब क्या? आने वाला क्रम कब कहने का मतलब है मान के चलिए बाबू अगर यहाँ पे 2 का पावर 4 है, इधर 3 का पावर 1 है, तो अगर हम 3 का पावर 1 इधर लिख दें और 2 का पावर बाबू 4 इधर लिख दें, यानी क्रम को अगर हम पलट दें, तो क्या ये इसके मान में कोई परिवर्तन आएगा? नहीं आएगा। यानी अगर आप क्रम को ध्यान में रख नहीं रखेंगे तो वो अद्वितीय होता है यानी कि यूनिक होता है। यानी वो 48 का जो फैक्टर होता है, इसके सिवा कुछ भी नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। बात समझ आ रहा है ना? यानी अगर आप कर्म को ध्यान में रखिए क्योंकि कर्म को अगर मान के चलिए 3 का पावर 1 इधर है, 2 का पावर 4 उधर है, तो आप 2 का पावर 4 को इधर कर दीजिएगा और 3 का पावर 1 को उधर करिएगा, तो क्या कि बाबू इसके मान में कोनो परिवर्तन आएगा? नहीं। और अद्वितीय का मतलब हुआ वो यूनिक होता है। यानी कि 48 का जो अभाज्य गुणनखंड आपने किया है, जो घातों के रूप में व्यक्त किया है, इसके सिवा कुछ भी नहीं हो सकता है। समझ में आ गया होगा आपको? उसी प्रकार अगर हम वो 50 का बात करें, किसका बात करें बाबू? 50 का। यहाँ पे 50 हम लिख देते हैं और देखिए 50 के यहाँ पे हम पहले फैक्टर करेंगे। क्या करते हैं बाबू 50 का फैक्टर करते हैं। तो बाबू यहाँ पे हो जाएगा बाबू 2, 25 हो जाएगा, फिर बाबू 5 हो जाएगा और फिर बाबू 5 हो जाएगा और फिर 5 1 हो जाएगा। ठीक है बाबू? अगर हम इसको चाहें तो लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 5 और घात के रूप में जब व्यक्त करेंगे यानी कि 2 का पावर 1 गुणे 5 के पावर 2। अब देखिए हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको व्यक्त किया और उसके घातों के रूप में लिख दिया जो कि आपका अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहता है। और अगर आप 50 का फैक्टर करिएगा तो इसके सिवा कुछ भी नहीं आएगा। तो ये गुरुजी एक काम करते हैं बाबू, हम 5 के पावर 2 को इधर लिख देते हैं और 2 के पावर 1 को इधर लिख देते हैं। बहुत बढ़िया बात। तो यही तो ये बोला है कि आने वाले क्रम के बिना अगर आप कर्म को इधर-उधर करेंगे उसके बिना यह अद्वितीय होता है यानी इसके सिवा कुछ नहीं होगा इसका फैक्टर। ठीक है बाबू? अब बाबू एक 96 का घर से करके ट्राई करिएगा, ठीक है? यही कहता है वो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कि आप किसी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के घात रूप में व्यक्त करते हैं, तो अगर आप उसके कर्म को नहीं बदलते हैं, तो बाबू वह अद्वितीय होता है यानी कि यूनिक होता है यानी कि जो आपका घात के रूप में बदले हैं, उसके सिवा और कोई उसका घात नहीं हो सकता है। ठीक है बाबू? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बाबू अगला जो हमारा टॉपिक है, उसका नाम है एचसीएफ जिसको हम लोग हिंदी में मौसा यानी कि महत्तम समावर्तक कहते हैं। ठीक है?
दूसरा है बाबू एलसीएम, जिसको हिंदी में वो लॉस यानी कि लघुत्तम समावर्तक कहते हैं। जैसे कि बोर्ड एग्जाम में कभी-कभी 2 नंबर में क्वेश्चन देता है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम निकालिए। तो बाबू हम आपको आज बताते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ निकालते कैसे हैं। जैसे इसमें जो स्टेटमेंट दिया है बाबू उसको हम छोड़ते हैं, पहले इसको बताते हैं। जैसे मान के चलिए बाबू आपको पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया है वो दिया है 26 तथा 91। तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे लिखिएगा वो हल। ठीक है बाबू, हम पहला को बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 26 का पहले आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड कर देना है। ठीक है बाबू, 26 का अभाज्य गुणनखंड कर देना है। देखिए ध्यान से, ये 2 से जाएगा 13 हो जाएगा, और फिर बाबू ये 13 से हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी हम चाहे तो इसको लिख देते हैं 2 गुणे 13। ठीक है बाबू, इसमें एगो संख्या और ही है 91। तो अब हम 91 को भी वो फैक्टर करेंगे। ठीक है, 91 का जब फैक्टर करेंगे, यहाँ पे 91 का जब फैक्टर करेंगे तो बाबू 13 साते 91 और 7 एकम 7, यानी कि इसका क्या हो जाएगा बाबू 13 गुणे 7 हो गया ना बाबू। यानी आपको जो भी संख्या देगा पहले तो आप उसका फैक्टर करके लिख लीजिए। अब आपको एचसीएफ ज्ञात करना है तो यहाँ पे लिखिए एचसीएफ। ठीक है बाबू, अब आपको क्या करना है, अब बाबू अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो इन बातों का ध्यान देना है। उभयनिष्ठ गुणनखंडों का सबसे छोटा घात। वाह, ये क्या कहना चाहता है, यानी कि अगर आपको 2 संख्या के बीच में दिया है या 3 संख्या के बीच में दिया है, तो जब आपने उसमें फैक्टर लिए है ना बाबू, तो उसमें देखना है कि सबसे पहले कॉमन कौन-कौन है। जो कॉमन होगा वो आपको लेना है एचसीएफ में, और सबसे कम घात वाले को लेना है। जैसे मान के चलिए बाबू आप 26 का फैक्टर किए हैं और 91 का फैक्टर किए हैं, तो इनमें कॉमन कौन-कौन है, 13 का है, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है। ठीक है, अगर यहाँ पे 13 का पावर यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, मान के चलिए बाबू यहाँ पे 13 का पावर 2 रहता और यहाँ पे 13 का पावर 1, तो आप किसको लेते हैं? एचसीएफ में बाबू आप मिनिमम पावर को लेते हैं। लेकिन दोनों में कॉमन क्या है बाबू, 13 केवल कॉमन है और दोनों का पावर एक ही है, तो बाबू एक बार हम क्या कर लेंगे बाबू, यहाँ पे केवल 13। ये बाबू हमारा एचसीएफ निकल गया। अब बाबू हमको एलसीएम भी निकालना है। तो एलसीएम क्या कहता है, ध्यान समझिएगा। गुणनखंडों का सबसे बड़ा घात, उसमें और इसमें कॉमन क्या है? ये बोला था आपको उभयनिष्ठ देखना है और सबसे छोटा घात लेना है। लेकिन एचसीएफ कहता है कि जो गुणनखंड होगा, कॉमन से कोनो मतलब इसमें उभयनिष्ठ का कहीं ज़िक्र नहीं हुआ, ध्यान से समझिएगा। एलसीएम में आपको कॉमन से कोनो मतलब नहीं है और आपको सबसे बड़ा घात भी लेना है। ठीक है बाबू? अब देखिए इसमें एलसीएम क्या होगा? इसमें 13 है, इसमें 13 है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम 13 ले लिए, क्योंकि दोनों में पावर एक ही है। अगर इसमें 13 का पावर 1 है, यहाँ पे 6 रहता तो किसको लेते हम? 13 का पावर 6 को लेते, क्योंकि ये बोला है सबसे बड़ा घात, कॉमन से कोनो मतलब नहीं है। देखिए, इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है ऊपर वाले में, लेकिन फिर भी उसको लेना है। ठीक है बाबू, 7 हो गया। अब देखिए इसमें 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 2 है क्या? इसमें 2 है? नहीं है, फिर भी इसको लेंगे। अब इसका क्या होगा, 13 सत्ते 91 और 91 दूना के 182। तो बाबू ये हमारा एलसीएम हो गया और ये बाबू हमारा एचसीएफ हो गया। होपफुली आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। ठीक है, उसी प्रकार से बाबू एक और संख्या उसको भी आपको समझाते हैं। जैसे मान के चलिए बाबू यहाँ पर दिया है बाबू, पहले दिया है बाबू 12। बाबू हम यहाँ पे 12 लिख के उसका क्या कर देंगे, अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो बाबू 12 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे देखिए, तो 12 का 2 से जाएगा हो जाएगा 6, फिर 2 से हो जाएगा 3, यानी कि 2 का स्क्वायर गुणे 3 के पावर 1 है। ठीक है बाबू, एक और संख्या है। उसके बाद है बाबू 15। ठीक है, वो 15 का भी यहाँ पे फैक्टर करेंगे, एकदम बेसिक से बता रहे हैं। तो 3 पाँचे 15 और 5 एकम 5, यानी कि 3 गुणे 5, कुछ भी नहीं तो इसका पावर 1 है। उसके बाद कितना है बाबू 21। ठीक है बाबू, 21 का भी यहाँ पे हम क्या करेंगे बाबू, फैक्टर कर लेंगे। 21 करेंगे तो 3 से 7 से, फिर 3 7 21। ठीक है, 3 का पावर 1 गुणे 7 का पावर 1। ठीक है, देखिए हमको जब भी एचसीएफ और एलसीएम निकालने के देगा, मान के चलिए यहाँ पे 2 संख्या है, यहाँ पे 3 संख्या है, ये वो बिहार बोर्ड में पूछा भी गया है। 3 संख्या है, 4 संख्या दे, 10 संख्या दे, उसको कोनो मतलब नहीं है। जितना आपको संख्या देगा बोलेगा इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। सबसे पहले पहला काम क्या करेंगे कि बाबू हम उसका फैक्टर करके उसके घातों के रूप में लिख देंगे। ठीक है, और नीचे हम अब लिखेंगे एचसीएफ। अब देखिए आपको एचसीएफ निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका ऊपर लिख दिए, क्या करना है, उभयनिष्ठ। एचसीएफ में जब भी आपको आना है तो ध्यान देना कि उभयनिष्ठ होना चाहिए और सबसे छोटा घात होना चाहिए। देखिए इसमें 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, और तीनों में इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है। तो बहुत बढ़िया, हम सबसे कम वाले पावर को लेंगे, यानी कि 3 का पावर 1 हो गया, और ये बाबू हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 है, इसमें 2 है, नहीं है, इसमें 7 है, इसमें 7 है, नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, नहीं है। अगर 3 गो है, मान के चलिए इसमें 2 का पावर 2 है, इसमें 2 का पावर 2 रहता,
इसमें 2 नहीं रहता। अगर 2 गो में भी है, अगर 1 गो में नहीं है, तो भी वो हमारा कॉमन नहीं कहलाता है। इतना तो आपको पता होना चाहिए। अब हम आपको आते हैं लेके एलसीएम में। किसमें बाबू? एलसीएम में। अब देखिए, एलसीएम में ध्यान से देखिए तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। लेकिन बाबू अगर यहाँ पे 3 का पावर 6 रहता, यहाँ पे 3 का पावर 1 है, यहाँ पे 3 का पावर 1 है, तो बाबू हम किसको लेते हैं? मैक्सिमम पावर को लेते हैं, ठीक है? लेकिन सब में 3 का पावर 1 ही है, तो बाबू 3 का पावर 1 यानी केवल 3 हो जाएगा। गुणा है तो गुणा। इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है, इसमें 7 है। लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे, क्योंकि बाबू एलसीएम में हमको कॉमन से कोनो मतलब नहीं होता है, हमको केवल सबसे मैक्सिमम घात को लेना होता है। इतना याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा बाबू? 7 हो जाएगा। 7 का पावर 1 वहीं 7। इसमें 5 है, इसमें 5 है, उससे कोनो मतलब नहीं है, हमको सबको ले लेना है। बाबू इसमें 2 का पावर 2 है, तो 2 का पावर 2। ठीक है बाबू? अब क्या करेंगे बाबू? सबको गुणा करके लिख देंगे। 7 त्रिके 21, फिर 7 त्रिके 21, 21 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूना के 10, 105। 105 में 4 से गुणा करेंगे, 5 चौके 20, हार सिंधु, 2 के 2 4 एकम 4 यानी कि 420। यहाँ पे कितना हो गया बाबू? हमारा 420। यानी कि बाबू इसका एचसीएफ आ गया 3 और एलसीएम कितना है बाबू? 420। ठीक है बाबू? इसको आपको इसी तरह बनाना है। ठीक है? देखिए, ये जो क्वेश्चन था बिहार बोर्ड में पूछा गया था। आपको बहुत बार क्या करता है कि क्वेश्चन देता है, बोलता है इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करिए। ठीक है? आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले टर्म की तरफ। बाबू ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है? क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। बिहार बोर्ड में कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। ठीक है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। आपने देखा होगा, वो हम यहाँ पे लिखे हैं ए गुणे बी बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि पहला संख्या ए है, दूसरा संख्या बी है और दोनों को आपस में गुणा करते हैं तो किसके बराबर होता है? एचसीएफ गुणे एलसीएम। अच्छा, इसका प्रयोग करके हम क्या क्या निकालते हैं? बच्चों लोग के मन में बहुत सा डाउट रहता है। इसका प्रयोग करके बाबू हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। आपको दो गो संख्या और गुणांक में दिया है, तो आप उसका एचसीएफ भी निकाल सकते हैं, एलसीएम भी निकाल सकते हैं। और कभी-कभी बच्चों को कन्फ्यूज़ करने क्या करता है, बोलता है पहली संख्या का मान पता है, दूसरी संख्या का मान पता करिए, तो आप वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है बाबू? अब देखिए, जैसे आपको ए और बी दिख रहा है। ए क्या है बाबू? ए क्या है? दो संख्या है, दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या में ए क्या है? तो पहली संख्या। क्या है बाबू? पहली संख्या। और दूसरी क्या है बाबू? ये बी क्या है? दूसरी संख्या। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर भी क्या होगा? एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है बाबू? याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कभी-कभी आपको ये ना दे के ये दे देता है कि पहली संख्या इतनी है, तो आपको दूसरी संख्या का मान पता करना है। ठीक है? तो आप इसी फ़ॉर्मूला का प्रयोग करके आसानी से निकाल सकते हैं। जब हम इस पे क्वेश्चन कराएँगे तो आपको अच्छे से समझा देंगे। ठीक है? आप इसको याद रखिएगा वैसे। इसके बाबू एक खूब बढ़िया सा एग्जाम्पल भी है। आइए आपको समझाते हैं। जैसे इसमें दिया है एचसीएफ 306,657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306 657 निकालें। यानी बाबू आपको एचसीएफ का मान 9 दिया हुआ है, ठीक है? और बाबू आपको एलसीएम निकालना है। तो गुरुजी है 306 और 657 क्या है? यही तो है दो संख्याओं का गुणनफल। इसको कैसे बनाएँगे? आइए हम आपको बताते हैं, ठीक है? यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है? अगर इस प्रकार का संख्या दे तब लिखेंगे दिया है। सबसे पहले बाबू क्या दिया है? आइए देखते हैं। दिया है एचसीएफ बराबर 9। आपको दिया है ना बाबू, देखिए तो एचसीएफ बराबर 9, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब उसके बाद हम लिख देंगे हम जानते हैं हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है बाबू? चलिए। बाबू दो आपका जो संख्या दिया हुआ है वो कितना है बाबू? दो संख्या 306 और 657, ये आपका गुणनफल है। ठीक है? 306 गुणे 657 बराबर है तो बराबर। एचसीएफ का मान कितना दिया वो? 9। 9 लिख देंगे। गुणा में एलसीएम है तो एलसीएम। ठीक है बाबू? बहुत बढ़िया। तो बाबू आपको एलसीएम का मान निकालना तो इसको हटाना पड़ेगा। तो बराबर के इधर ये गुणा में है, इधर आएगा तो कौन सी में हो जाएगा? भाग में। यानी कि 306 गुणे 657 बट्टा के 9 बराबर एलसीएम है तो एलसीएम। बहुत बढ़िया। अब इसको कटाते हैं, देखिएगा। 3 त्रिके 9। अब देखिए
3 का 3 3 नवा 3 नवा हो जाएगा आपका 27। यहाँ पे बचेगा बाबू कितना? यहाँ बचेगा 3 और यहाँ पर 9 चौके 36, 94 हो गया। फिर बाबू इसको 3 से कटाएंगे, 3 एकम 3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कटेगा नहीं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम अलग मेथड से बनाते हैं। 306 गुणे 657, ये इधर आएगा तो बट्टा में 9 हो जाएगा और बराबर एलसीएम है तो एलसीएम, इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं आसानी से। कितना हो गया? कटाते हैं इसको, 3 तिरिके 9, यहाँ पे देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3, 0 है तो 0, 3 दूना के 6, ठीक है। फिर 3 से कटाते हैं, 3 एकम 3, यहाँ पे हो जाएगा 3 तिरिके 9 और एक उधर जाएगा तो 3 चौके 12, ठीक है बाबू। यानी कि हमारे कितना बच रहा है बाबू? 34 गुणे 657 बराबर एलसीएम, ठीक है। अब 34 में 657 से हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो यहाँ पे बाबू आपका 657 और यहाँ पे 34 से जब गुणा करेंगे, 7 चौके 28 के 88 2, 5 चौके 20 और 22 के 2 हारसिन 2, 6 चौके 24, 24 2 26, ये यहाँ पे हो गया। 7 त्रिके 21 के 1 हारसिन 2, 5 ते 15, 15 2 17 के 7 हारसिन हारसिन 1 और 36 18 1 19 के 19, यहाँ पे हो जाएगा बाबू 8 2 1 3, 7 का 13 के 3 हारसिन 1, 9 2 11 12 2 हारसिन 1 1 1 2, 22 338, यानी कि 22 338 बराबर एलसीएम। तो हम अब इसको लिख सकते हैं, इसलिए एलसीएम बराबर 22 338 और बाबू यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, ये बाबू एक प्रकार का स्टेटमेंट फॉर्मूला है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? एचसीएफ गुणे एलसीएम। इसमें आपको दो संख्याओं का गुणनफल, जैसे देखिए यहाँ पे इसका भी गुणांक यही है, यहाँ पर एलसीएम का भी गुणांक वही है। अगर आपको यहाँ पे एलसीएम बोला है निकालने के लिए, एलसीएम बोला है निकालने के लिए, यानी एचसीएफ का मान दिया हुआ था। अगर अगला क्वेश्चन में एलसीएम का मान दे दे और एचसीएफ का मान पूछे तो क्या करेगा? एलसीएम का जो मान होगा उसको बाट्टा मिला दिएगा, एचसीएफ का मान निकल जाएगा। बात समझे ना? जिसका मान निकालना हो तो उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, बाकी जिसका मान उसको बाट्टा मिला के लिख देते हैं। तो हमारा एलसीएम का मान कितना आ गया? 22 338। होपफुली अब वीडियो कंटिन्यू जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।